प्यारे बच्चों नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने रदरफोर्ड मॉडल देखा था और उसमें लास्ट में पढ़ा था कि उस रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियों को दूर कर निल्स बोर ने एक अपना संशोधित परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोर मॉडल। और बोर मॉडल की जो मुख्य अभिगरित है वो देखते हैं। पहली परिकल्पना या पहली अभिगरित क्या थी कि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में घूमता और इसको घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जैसे मान लो ये नाभिक और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इनकी त्रिज्या है r त्रिज्या के वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो इसको जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है, मान लो v वेग से घूम रहा है, इसका द्रव्यमान सपोज करो m है, तो अभिकेंद्रीय बल बराबर कूलाम बल। पहली परिकल्पना के अनुसार अभिकेंद्रीय बल बराबर कूलाम बल। तो अभिकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा, v वेग है, m द्रव्यमान है, r त्रिज्या है कक्षा की, तो mv²/r। और कूलाम बल कितना हो जाएगा, देखो k यहाँ पे जो आवेश होगा q1 वो Ze, q2 की वैल्यू है E अपॉन ये इनको दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, तो r² हो जाएगा। r से इसका एक r कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा mv² बराबर kZe² अपॉन r। ये आ गई बोर की प्रथम परिकल्पना। अब देखो द्वितीय परिकल्पना या द्वितीय परिकल्पना को हम क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं। तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो इसके अनुसार कोणीय संवेग को हम किससे डिनोट करते हैं, L। अच्छा, 11th क्लास में आपने पढ़ा था कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr इजिकल टू m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v वेग कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग और r कक्षा की त्रिज्या इजिकल टू किसके बराबर होना चाहिए, h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो n मानता हूं, जहां जो n है n की वैल्यू पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो कक्षाएं होती है जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, ये स्थायी कक्षाएं होती है। ये स्थायी कक्षाएं होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण करता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है। अब तृतीय परिकल्पना थी, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तभी करेगा जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अब कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित व अवशोषित फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा देखो E इजिकल टू, E का फॉर्मूला क्या पता, एच न्यू इजिकल टू, अब देखिए En2 माइनस En1। En2 है बच्चों उच्च कक्षा की ऊर्जा, En1 है निम्न ऊर्जा की कक्षा। निम्न कक्षा की ऊर्जा मान लो।
हाँ तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी ये है En2, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी ऊर्जा यहाँ लिखेंगे, जिस कक्षा से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी ऊर्जा यहाँ लिखेंगे, और जो ऊर्जा अंतर आएगा वो किसके इक्वल होता है, एच न्यू, अर्थात वो फोटोन द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित की गई ऊर्जा है। क्लियर है। अब है बोर मॉडल द्वारा हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात करना। देखो भाई, बोर की प्रथम परिकल्पना से आपने क्या देखा कि mv² इज इक्वल टू होता है के ZE² r² से r कैंसिल, तो mv² इज इक्वल टू के ZE² अब यहां से हम nवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn, तो देखो यहां से अगर अपन r की वैल्यू निकालना चाहें तो r को भेज दो इधर, mv² को ले आओ इधर, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ZE²/mv²। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट। अब बोर की द्वितीय परिकल्पना से, बोर के क्वांटम प्रतिबंध से, द्वितीय परिकल्पना को क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। क्वांटम प्रतिबंध क्या है, mvr बराबर NH/2π। यहां से आप v की वैल्यू निकालो, v इज इक्वल टू हो जाएगा NH/, ये इधर ले आओ, v को छोड़ दो, बाकी mr को इधर ले आओ, तो NH/2π पहले से है और m और r ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये v की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ रखो, तो समीकरण 1 और 2 से आपके पास r आ जाएगा के ZE²/m। अच्छा, v² की वैल्यू रखेंगे तो ये यहाँ स्क्वायर होके यहाँ आएगा, तो देखो जो ऊपर वाला पद है वो तो यहाँ रह जाएगा, n²h²। ध्यान देना v का स्क्वायर है यहाँ, तो जो ऊपर का पद है वो तो यहाँ रह गया, और जो डिवाइड में आएगा वो इसके मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं, तो मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ स्क्वायर करके। 2 का स्क्वायर हो गया 4, π², m², r², जो कट रहा उसको काटो, m से इसका स्क्वायर गया, r से इसका स्क्वायर गया। ठीक है, लेकिन आपको तो r फाइंड करना है, तो r को तो छोड़ दो इधर, बाकी इधर ले आओ, तो ये तो है ना ऊपर चला जाएगा n²h², और ये जो बचा हुआ है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या आया, n²h² डिवाइडेड बाई 4π² के ZE²m। सारे पद आ गए ना, 4π² आ गया, फिर k आ गया, z आ गया, E² आ गया, m आ गया। अब देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक तो n तो कक्षा की है ना, कौन सी कक्षा की त्रिज्या है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, n तो कौन सी नंबर ऑफ है ना कक्षाओं की संख्या है, और यहाँ पे यानी nवीं मतलब कौन से नंबर की कक्षा है, और दूसरा जो z है ये परमाणु क्रमांक है, तो इनको तो रख लेते हैं बाहर, बाकी सारे नियतांक सभी की वैल्यू होती है, मैं लिख के बताऊंगा आपको। तो h² बचा एक, तो 4π² के E²m, और बाहर आ गया आपके पास n²/z। देखो इसको लिखा बस n² और z को मैंने बाहर निकाल लिया, जो अंदर लिखे हुए हैं वो सारे नियतांक है, सारे नियतांक है जो अंदर लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यू देखो, h की वैल्यू कितनी होती है, जहां h होता है 6.6
3 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। उसके बाद में पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 होती है। उसके बाद में के कूलाम बल नियतांक है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। उसके बाद में ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद में देखो एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसका मतलब ये सारे ब्रैकेट के अंदर वाले सारे नियतांक है और इनके सारे की वैल्यू रखोगे, सभी नियतांकों का मान रखने पर, सभी नियतांकों का मान रखने पर सभी की वैल्यूज रखोगे आप तो आपके पास आर आ जाएगा 0.529 गुणा 10⁻⁻10 और ये तो ब्रैकेट के अंदर वाला आ गया। और बाहर क्या है, बाहर है n स्क्वायर अपॉन जेड। अच्छा 10⁻⁻10 हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आया था मीटर में। अब देखिए बेटा, अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं तो H परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए Z कितना होता है 1, तो R कितना हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या निकालनी हो तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या R1, R की देखो, अब मैं यहाँ पे देखो nवी कक्षा है ना, तो मैं यहाँ n लिख देता हूँ। ठीक है, ये nवी कक्षा है, थोड़ा पता, पहली कक्षा मतलब 1, दूसरी कक्षा मतलब यहाँ 2 आ जाएगा, पांचवी कक्षा मतलब यहाँ 5 आ जाएगा। तो 1 n की जगह 1 आ गया 0.529 और n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो पहली कक्षा की त्रिज्या यही हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसको हम बोर त्रिज्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोर त्रिज्या। बोर त्रिज्या कहेंगे। अगर हमें त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए, जैसे R1 अनुपात R2 अनुपात R3 है ना, अनुपात ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? R इंटू एन स्क्वायर। क्या देखा आपने? R समानुपाती है एन स्क्वायर के, बाकी वैल्यू 0.529 तो ऐसी कांस्टेंट ऐसी रहेगी। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर पहली कक्षा के लिए अनुपात, 2 का स्क्वायर दूसरी कक्षा के लिए अनुपात, 3 का स्क्वायर तीसरी कक्षा के लिए, चौथी कक्षा के लिए 4 का स्क्वायर। तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात ये कितना आ गया? 1:4:9। तो ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा का अनुपात 1:4:9 प्राप्त हुआ। इसी तरह से आगे अगर चौथी कक्षा तो 16 हो जाएगा। अब देखो हम ज्ञात करते हैं nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। तो बोर के क्वांटम प्रतिबंध से, बोर के क्वांटम प्रतिबंध से आपने क्वांटम प्रतिबंध पढ़ लिया कि भाई L इजिकल टू एम वी आर इजिकल टू NH अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से V की वैल्यू हो जाएगी, V बराबर हो जाएगा NH अपॉन 2πmr। ओके, अब ये R की वैल्यू बेटा यहाँ लिख रखी है अपने पास, लास्ट में त्रिज्या ये आई थी, तो R की वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर, है ना। R कितना है? R होता है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर m। ये R की वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे R की जगह, तो V कितना आ जाएगा बताओ?
V आ जाएगा बच्चों NH NH, ये एक बार लिख लो, फिर डिवाइड बाई 2πm लिख लो। उसके बाद में R किस का ये वैल्यू आएगी, देखो जो ऊपर वाला पद है वो तो यहीं रह जाएगा, n² h²। तो और जो इसके डिवाइड में आएगा ये नीचे वाला, ये मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं, तो ये हो गया 4π² kZe²m। देखो भाई m से m कैंसिल हो गया, पाई से एक π² गया, ये 2 है 4 दो बार, n से एक n कैंसिल हो गया, h से एक h कैंसिल हो गया, नहीं ये तो 2 तो इसको काटा है ना, सॉरी, ये h कैंसिल हो गया। तो आपके पास v क्या बचा फाइनल, जो बच रहे हैं उसको लिखेंगे। एक तो 2 बचा, संख्याओं में तो क्या बचा है 2। अच्छा फिर पाई, फिर देखो k बचा हुआ है, फिर z, उसके बाद में देखो a² भी बचा हुआ है, डिवाइड में देखो क्या है, डिवाइड में बेटा NH, डिवाइड में बचा हुआ है NH। तो क्या आ गया 2π kZe² NH। देखो 2 है, पाई आ गया, k आ गया, z आ गया, e² आ गया, बाकी कट गए। अच्छा इसमें n और z वापस कॉमन ले लो, तो 2π kE²/h। तो ऊपर तो है z और नीचे है n। अब इनमें भी सभी नियतांक हैं, इनकी वैल्यू सभी की लिख चुका हूं मैं पीछे। तो सभी नियतांकों के मान रखने पर, सभी नियतांकों के मान रखोगे तो v आ जाएगा आपके पास 2.18 इंटू 10⁶ और z/n, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड के अंदर। ठीक है, अब H परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए Z कितना होता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो V कितना आ जाएगा 2.18 गुणा 10⁶ अपॉन n, Z तो 1 हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना हो तो, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, H परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, अच्छा उसमें लगाया था, वैसे इसमें nवीं कक्षा का वेग है, nवीं हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में वेग है। पहली कक्षा के लिए v n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये हो गया 2.18 गुणा 10⁶, और यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखोगे, 1 का भाग लगाओगे तो यही आ जाएगा। अच्छा दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा, दूसरी कक्षा में v2 निकालेंगे तो v2 आ जाएगा 2.18 गुणा 10⁶ डिवाइड बाई 2, n की वैल्यू 2 रखी, अगर काटोगे तो ये आएगा 1.09 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से तीसरी कक्षा चौथी कक्षा के निकाल सकते हो, है ना। अगर अपन इसको रेशियो देखें, v1 अनुपात v2 अनुपात v3 अनुपात, यानी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का अनुपात देखें तो आएगा बच्चों 1:1/2 अनुपात 1/3 अनुपात, इस तरह से एक। ठीक है, तो ये nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग आया। अब है तीसरा nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, लास्ट। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालने के लिए देखो, इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की ऊर्जाएं हो सकती है,
एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। हम देखते हैं उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है। देखो ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसकी त्रिज्या r है कक्षा की, और v वेग से गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई के हो जाएगी भाई 1/2, इसका m द्रव्यमान है, v वेग से चल रहा है तो 1/2 mv²। लेकिन आप जानते हो बोर की द्वितीय विकिरित क्या है? बोर की द्वितीय अभिगरित से या द्वितीय परिकल्पना से या क्वांटम प्रतिबंध, सॉरी द्वितीय नहीं, प्रथम, बोर की प्रथम परिकल्पना से। बोर की पहली परिकल्पना ये आई थी कि mv² = kZe² अपॉन r, ये आया था। ये वैल्यू mv² की जगह रख दो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से ई के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ई क्या हो जाएगा, हाफ mv² की जगह आ जाएगा kZe² अपॉन r। ये इसकी गतिज ऊर्जा आ गई। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U = K Q1 Q2 अपॉन R, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है। तो स्थितिज ऊर्जा U कितनी हो जाएगी? U हो जाएगी K, Q1 की वैल्यू है Ze, Q2 की वैल्यू है E। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकालते समय प्लस माइनस साथ में रखना है, तो -E डिवाइडेड बाई R। तो ये U आ गया, U = हो गया आपके पास माइनस का, ये माइनस पहले आ गया, KZe × E² अपॉन R, ये आ गई स्थितिज ऊर्जा, इक्वेशन नंबर 4। अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हो जाएगी बच्चों E = EK + U, इक्वेशन नंबर 5 मान लो। समीकरण 3 और 4 से 5 में मान रखने पर, समीकरण 3 और 4 से समीकरण 5 में मान रखने पर, वैल्यू रखोगे तो E आ जाएगा आपके पास। देखो EK की वैल्यू है ये वाली, हाफ KZe² अपॉन R, और U की वैल्यू है माइनस, तो माइनस आ जाएगा बीच में, KZe² अपॉन R। अब मुझे ये बताओ क्या बचा? ये तो आधा है, ये पूरा, तो इसका मतलब हाफ। E कितना आया? E आया 1/2 KZe² अपॉन R। किसका आया? माइनस का ज्यादा है, तो ये किस आएगा? माइनस का, तो कुल ऊर्जा माइनस में आई। अब देखो R, स्मॉल r, कक्षा की त्रिज्या अपन निकाल चुके हैं, n² अपॉन 4π² KZe² m, ये होती है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम R की जगह, तो E आ जाएगा आपके पास 1/2, माइनस का तो है ही है, फिर KZe² डिवाइड बाई R की जगह बच्चों ये n² तो रह गया नीचे, और ये जो बचा हुआ है ये गुणा में चला गया, 4π² KZe² m। इसमें जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो कटने के लिए तो केवल ये 2 ही है, ये 2 बार कट गया। तो E = एक तो देखो संख्या तो आई 2, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, फिर K × K K² हो गया, Z × Z Z² हो गया, E² × E² E की घात 4 हो गई,
और देखो पाई स्क्वायर बचा, और देखो देखो के आ गया, जेड आ गया, ई आ गया, पाई आ गया, के आ गया, और अब एम और बचा है, तो एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब वही जेड और ई बाहर ले एन बाहर लेंगे, बाकी अंदर रखो, तो ई इजिकल टू हो गया माइनस का 2 के स्क्वायर पाई स्क्वायर ई की पावर 4 एम, के स्क्वायर आ गया, पाई स्क्वायर आ गया, ई की पावर 4 आ गया, एम आ गया, तो बचा क्या फिर बचा 2b आ गया, तो फिर जेड स्क्वायर बचा ओनली, है ना। नीचे मैंने एच स्क्वायर भी लिख दिया, और बाहर आ गया आपका जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो इसको हम कोई नियतांक मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं ये आर डेस है, क्या आर डेस बराबर 2 के स्क्वायर पाई स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन एच स्क्वायर आर डेस है, और ये सारे नियतांक है, सभी नियतांकों की वैल्यू मैं त्रिज्या निकालते समय लिख चुका हूं, और इसका मान आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ई कितना आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो हम हाइड्रोजन परमाणु के निकालेंगे, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एच परमाणु के लिए जेड कितना हो जाएगा, जेड 1 हो जाएगा, तो ई कितना आया माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बेटा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखते हैं कितनी आती है। E1 इजिकल टू, ये nवीं कक्षा में है तो नीचे n लगा देता हूं, E1 इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 13.6 बटे 1 का स्क्वायर, तो कितनी आ गई माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, E2 कितनी आ जाएगी माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो 4 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E3 बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, भाग लगाएंगे तो माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। चौथी कक्षा के अंदर बात करेंगे तो E4 बराबर हो जाएगा माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, 16 का भाग लगाएंगे तो ये 0.85 समथिंग आएगा, है ना। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन परमाणु में की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्पेक्ट्रम। देखो ऊर्जा स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। देखो बेटा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब होता है, जब किसी गैस को गर्म करते हैं, तो गैस को गर्म करने से गैस के जो परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जब गैस वापस ठंडी होती है तो ये पुनः अपने निम्न ऊर्जा स्तरों में आते हैं स्थायी होने के लिए। तो पुनः निम्न ऊर्जा स्तरों में आते हैं, तो जो इनके पास ऊर्जा अवशोषित की गई थी, क्या कहा, जब गैस को गर्म किया जाता है तो उसके गैस के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन है कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं और उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। लेकिन जैसे गैस मान लो ठंडी होती है तो गैस के जो उच्च ऊर्जा स्तरों के इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपनी ऊर्जा को त्याग करके, यानी गैस वापस स्थायी होने के लिए वापस अपने निम्न ऊर्जा स्तरों में आते हैं। तो इनके पास जो ऊर्जा है वो ऊर्जा को क्या कर देते हैं, वापस त्यागेंगे, तो ऊर्जा को फोटोन के रूप में त्यागते हैं, जिससे हमें क्या है चमकीली रेखाएं दिखाई देती है, और इसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होगा, जब किसी प्रकाश पुंज को गैस में से गुजारते हैं तो प्रकाश के कुछ फोटोन
गैस के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे हमें स्पेक्ट्रम में उन स्थानों पर, यानी जिन स्थानों से प्रकाश के फोटोन अवशोषित कर लिए गए, वहां पे हमें क्या है, अंधेरा, यानी काली रेखाएं दिखाई देती है, उनको हम क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ज्यादातर सवाल ये आता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है, ये सवाल पूछा जाता है 1 नंबर में। तो हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्पेक्ट्रम वो रेखीय होता है, क्योंकि बोर ने ये बताया कि हाइड्रोजन परमाणु के जो ऊर्जा स्तर है वो सतत नहीं होकर विविक्त होते हैं, ठीक है। इस कारण हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम भी रेखीय न होकर विविक्त होता है। बोर ने बताया था ना कि जब परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में जब चक्कर लगाता है तो न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, न ही उत्सर्जन करता है। तो यानी कहने का मतलब कंटिन्यू ऊर्जा का उत्सर्जन, रदरफोर्ड ने तो ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो उसके हिसाब से स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन वो कमी थी एक रदरफोर्ड की। तो इन्होंने ये बताया कि भाई जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है तो कोई न तो ऊर्जा अवशोषित करता है, न ही उत्सर्जित करता है। ऊर्जा केवल जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तब ये ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। इसलिए हम कहेंगे कि कंटिन्यू ऊर्जा उत्सर्जित नहीं हो रही है, इसलिए सतत स्पेक्ट्रम ना होकर कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख देखो, ये कुल ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। तो जब हाइड्रोजन निम्नतम कक्षा n बराबर 1, निम्नतम अवस्था, इसको क्या बोलते हैं हम, पहली कक्षा है, और इसको निम्नतम अवस्था भी बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी कुल ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर तीसरी कक्षा में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर चौथी कक्षा में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से देखो ऊर्जा की वैल्यू धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रही है, 0 की तरफ। और अंत में अनंतवीं कक्षा के लिए इसकी कुल ऊर्जा है वो क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। इसके बाद में देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी कक्षा को छोड़ देता है। तो देखो ये निम्नतम अवस्था है, यानी सबसे ज्यादा सामान्य स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में रहते हैं, ठीक है। और जब इसको कुछ ऊर्जा दी जाती है तो ये मतलब इसको कुछ ऊर्जा दें और इतनी ऊर्जा दे दें कि इसकी ऊर्जा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचे तो वो इसमें आ जाएगा। अगर और ज्यादा ऊर्जा दी जाए तो वो इसमें आ जाएगा, और ऊर्जा दी जाए तो इसमें आ जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ता बढ़ता फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, अबद यानी आयनित परमाणु हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा को छोड़ देगा। तो ये निम्नतम अवस्था होती है जो बीच की है, इनको हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्थाएं। n बराबर 2 से लेके n बराबर अनंत तक की जो है ये उत्तेजित अवस्थाएं, और उसके बाद की जो होती है वो अबद या आयनित परमाणु, यानी अब इसके नाभिक का कोई बंधन यहाँ पे नहीं रहता है। अब देखो इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आयनन ऊर्जा व आयनन विभव, उत्तेजन ऊर्जा व उत्तेजन विभव, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो बेटा आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा होती है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाना है, इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ रहा है ना, परमाणु की कक्षाओं को छोड़ रहा है। अब इसको इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए, अबद्ध स्थिति में लाने के लिए इसकी ऊर्जा कितनी करनी पड़ेगी, 0। तो मैं इसको कितनी ऊर्जा दूं कि ये इसको छोड़ जाए, इसकी कुल ऊर्जा 0 हो जाए। तो आप कहोगे सर इसकी -13.6 है, अगर इसकी +13.6 ऊर्जा दे दें तो ये इसको छोड़ देगा, इस कक्षा को छोड़ के अबद्ध स्थिति में चला जाएगा। तो इसकी जो ये इनके जो इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन, इनमें से इनको मुक्त कराने के लिए, इन कक्षा से मुक्त कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी आयनन ऊर्जा कितनी होगी, प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा मैं कहूं कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको मुक्त कराना है तो उसकी आयनन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर इसको 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी, फिर ये मुक्त हो जाएगा। अगर इसकी देखें तो इसके लिए इसके पास ऊर्जा है -1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ऊर्जा 0 करने के लिए +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। और आयनन विभव क्या होता है फिर,
जिस विभव से, यानी वह विभव जिससे इलेक्ट्रॉन को जिस विभव से त्वरित करने पर ये आयनन ऊर्जा प्राप्त हो जाए, तो वो विभव आयनन विभव कहलाता है। नीचे मैंने फॉर्मूला भी लिखा, देखो हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अतः इसकी आयनन ऊर्जा हो जाएगी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और आयनन विभव का फॉर्मूला होता है VI बराबर EI अपॉन E, है ना। तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपॉन ई से ई कट गया, तो 13.6 वोल्ट इसका आयनन विभव है। किसे, निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आयनन ऊर्जा। अच्छा, दूसरी तरह की ऊर्जा आती है उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को किसी एक अवस्था से अधिक ऊर्जा की दूसरी अवस्था में संक्रमण को क्या बोलते हैं, उत्तेजन कहते हैं। देखो ये सबसे कम ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में जब हाइड्रोजन परमाणु है वो इस कक्षा से इस कक्षा में संक्रमण करे, या इससे इसमें संक्रमण करे, या इससे इसमें संक्रमण करे, तो इसमें क्या होगा तो इसमें क्या होता है, इसको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो वो दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा। कहने का मतलब, अब सोचो आप कि पहली कक्षा से मुझे इलेक्ट्रॉन को दूसरी कक्षा में भेजना है, तो मैं इसको कितनी ऊर्जा दूं। इनके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ऊर्जा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैं इसको कितनी ऊर्जा दूं कि ये इसमें पहुंच जाए। यानी अभी इसके पास इसकी ऊर्जा जीरो नहीं करनी है आपको 3.4 माइनस का 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करनी है, ना कि जीरो करनी है। जीरो करेंगे वो ऊर्जा होती है आयनन ऊर्जा, और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा होती है उसको हम उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखो फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो आपने उत्तेजन ऊर्जा तो आयनन ऊर्जा तो देख ही ली। आयनन ऊर्जा क्या होती है, कहने का मतलब इसकी ऊर्जा जीरो करनी है। तो बेटा सीधी सीधी बात याद रखो, इसकी ऊर्जा जीरो करनी है, तो इसकी ऊर्जा जीरो करने के लिए इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसकी आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसकी आयनन ऊर्जा 3.40 प्लस में, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसकी ऊर्जा प्लस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो क्या हो जाती है आयनन ऊर्जा, और इसका विभव E का भाग लगा लेंगे तो आयनन विभव आ जाएगा। अच्छा, उत्तेजन ऊर्जा क्या है, हाइड्रोजन परमाणु को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, उत्तेजन ऊर्जा। अब जरूरी नहीं है कि पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में पहुंचाने के लिए क्या करोगे आप। देखो मैंने जो लिया है इसको समझो पहले। हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में ऊर्जा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द्वितीय कक्षा में ऊर्जा क्या है, माइनस का 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु की अभिमुख कौन सी, प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में संक्रमण के लिए उत्तेजित ऊर्जा निकालना हो, तो ई बराबर इसका फॉर्मूला होता है E2 माइनस E1, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ये है जिस कक्षा से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, माइनस फिर पहली कक्षा की माइनस 13.6, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितनी बची, 13.6 में से 3.4 गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उत्तेजन ऊर्जा आ गई। और उत्तेजन विभव क्या हो जाएगा, VE बराबर EE अपॉन E। तो EE की वैल्यू आई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा E से E कट गया, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका विभव आ गया। अब देखो, अभी ये कैसे भी पूछा जा सकता है, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण के लिए उत्तेजन ऊर्जा। तो देखो बेटा क्या करोगे, ये E2 का मान क्या रखोगे, 1.51 माइनस का, और E1 का मान क्या रखोगे, माइनस का 3.40। आपको पूछे कि पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में उत्तेजन ऊर्जा, तो आप E2 का मान क्या लोगे, 1.51, और E1 का मान क्या लोगे, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको पूछे कि पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को चौथी कक्षा में पहुंचाना है, तो ये तो E2 का मान हो जाएगा और ये E1 का मान हो जाएगा। आपको कहे कि तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में पहुंचाना है, तो चौथी कक्षा ये माइनस का 0.85 तो E2 का मान हो जाएगा, जिस कक्षा से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो E1 का मान हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तेजन ऊर्जा व उत्तेजन विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बोर मॉडल की कमियां। पहली कमी, बोर ने परमाणु की कक्षा को वर्ताकार माना, जबकि वास्तव में परमाणु की कक्षाएं क्या होती है, दीर्घवर्ताकार। दूसरा है, बोर मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन, जिन परमाणु या आयन में केवल एक इलेक्ट्रॉन है उसकी व्याख्या कर सका, अन्य की नहीं, उसके लिए ही लागू होता है।
तीसरा है बोर मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचनाओं को नहीं समझा सका। चौथा है बोर मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रताओं को भी नहीं समझा सका। और लास्ट है बोर ने जो क्वांटम प्रतिबंध दिया लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। जो क्वांटम प्रतिबंध था ना, L = mv/r बराबर nh/2π, ये क्वांटम प्रतिबंध तो इन्होंने दे दिया लेकिन इसको समझा नहीं सका, इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सका। तो ये 5 कमियां थी, मुख्य कमियां थी बोर मॉडल की।